त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम विशाल है। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी मेरा नाम और पता वीडियो में मत बताना। मैं बीटेक कर रहा हूँ दिल्ली से। मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को दरअसल ये बताना आवश्यक है कि आजकल के बच्चे किस चीज को पहले प्राथमिकता देते हैं। हो सकता है कि इन्होंने सवाल जो पूछे हैं वो किसी के द्वारा ऐसा डरा दिया जाने से भी हो सकता है, पर मैं फिर भी एक जो सवाल है वो वैसे पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले फ्यूचर को लेकर के चिंता बनी रहती है। फ्यूचर में मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उसकी चिंता बनी रहती है, क्योंकि शुक्र अष्टम स्थान में है। ये पहला सवाल है इनका। दूसरा सवाल, मुझे पत्नी कैसी मिलेगी, उनका नेचर कैसा होगा, वो ईमानदार तो होंगी ना, मैं अपनी वाइफ को खुश तो रख पाऊंगा ना। ये दूसरा सवाल है इनका। तीसरे सवाल के ओर आगे बढ़ते हैं। आजकल के समाज की स्थिति देखकर तो आप देख ही रहे हैं, बहुत डर लगता है। मन में एक अच्छे से सुखी दाम्पत्य की इच्छा बनी रहती है। ये तीसरा सवाल है इनका। चौथा सवाल, शादी जल्दी होगी या लेट विवाह के योग तो नहीं है। राहु केतु शादी फिक्स होने में विलंब तो नहीं कराएंगे। ये चौथा सवाल है इनका। पांचवा सवाल, मेरी पत्नी मुझे खुश तो रखेगी ना। नहीं, मेरी पत्नी मुझसे खुश तो रहेंगी ना। शादी के बाद का जीवन कैसा है। ये पांचवा सवाल है। छठा सवाल, श्रीमान नाराज मत होना। मन बहुत उदास रहता है, खुशी कम ही नसीब होती है, हर वक्त मन में यही चीज चलती रहती है। सातवां सवाल पूछा है, करियर वाइज हॉरोस्कोप कैसा है, मनी वाइज कैसा रहने वाला है मेरा फ्यूचर। ये सातवां सवाल है। करियर सातवें पे है। आठवां, सरकारी नौकरी मिलेगी या बिजनेस करूंगा। ये 8वें नंबर पे है। 9वें नंबर पे है, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन से ग्रह सपोर्ट में हैं और कौन से नहीं, कौन सा रत्न धारण करूं। ये 10वें नंबर का सवाल। 11वें नंबर पे लिखा है इन्होंने, नवांश का भी विश्लेषण कीजिएगा। 12वें नंबर पे लिखा है, गुरु चांडाल योग कितना नुकसान करेगा ये बताइएगा। मैं प्रतिदिन शुक्र बीज मंत्र का जप करता हूं और मेरी कुंडली के हिसाब से ये सही है या गलत है। ठीक है, अब इधर आइए। मंत्र के मारे बहुत लोग हैं। मंत्र जपने से पहले उसको पचाने की शक्ति विकसित करनी पड़ती है। आपने जो बीज मंत्र कहा उसको पहले पचाने लायक खुद को बनाइए, उसके बाद बीज मंत्र जपिए। सबको प्रत्येक प्रकार के मंत्र नहीं जपने चाहिए और सब कोई सब कुछ करने का अधिकारी भी नहीं होता है। जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के काम उसके योग्यता के आधार पर सौंपे जाते हैं, उसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार का मंत्र नहीं जप सकता है। ये पहली बात है। आपकी कुंडली धनु लग्न की है और इसमें अभी आपके ऊपर से बुध की दशा चल रही है। शुक्र के बीज मंत्र की मुझे कोई आवश्यकता इस कुंडली में महसूस नहीं होती है और ना ही आपको करनी चाहिए। इस अवस्था में कि चूंकि आपकी जन्म कुंडली धनु लग्न की है, तो सबसे ज्यादा आपको बीज मंत्र से भी ज्यादा एक साधारण सा कोई सूर्य का मंत्र ओम आदित्याय नमः भी आप जपेंगे तो वो भी उतना ही लाभ करेगा। मंत्रों को तभी जपना चाहिए जब वो किसी के द्वारा जपा जाता हो, वो किसी के द्वारा दिया गया हो, शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा जब आपको कोई मंत्र दिया जाए, जो कि वो भी यथेष्ट ब्राह्मण हो, ऐसे कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, गुरुजन के द्वारा जो मंत्र दिए गए हैं वो मंत्र जपना चाहिए। और प्रत्येक प्रकार के मंत्रों को जपने की शक्ति ना तो आम इंसान को के पास होती है और ना वो जप सकता है।
कलयुग में लोग मंत्रों के मारे होंगे, क्योंकि वो सब कुछ पाने की लालसा में मंत्रों के पीछे भागेंगे और यही सोच करके वो प्रत्येक प्रकार के मंत्रों को जपने। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैं सोमवार को चंद्रमा का, मंगलवार को मंगल का, बुधवार को बुध का, गुरुवार को गुरु का, शुक्रवार को शुक्र का, शनिवार को शनि का, ऐसे जो है वो रविवार को केतु का, ऐसे मंत्र पढ़ता हूं और फिर भी मेरी जो स्थिति है वो इतनी बदतर है कि पूछिए मत। तो ये मंत्रों के मारे जाने के द्वारा, मंत्र जब मारेंगे तो पता भी नहीं चलेगा और आप निरंतर जो है वो अधोगति को प्राप्त करते जाएंगे। मंत्र, मैंने क्या बात कही है कई बार, एक पुस्तक को बढ़िया से पढ़िए, परीक्षा निकल जाएगी, एग्जाम में पास हो जाएंगे, लेकिन 10 पुस्तक अगर बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो उसको भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस वजह से मंत्रों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि प्रायोरिटी बेस, पहले आपके सवाल ही मुझे जो है वो अजीब लगे लिखने का, हो सकता है कि दिमाग आपका जिस चीज से चिंतित है उसको आपने प्रायोरिटी पहले दी है, ये अच्छी बात है, पर फिर भी हमारे जीवन में सबसे पहले हमें धर्म, अध्यात्म और कई सारी चीजें जीवन में विवाह से पहले आ जाती हैं, हमें उस पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं और इनके सवालों का उत्तर भी बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं आज की छोटी सी यात्रा। 2001 के हैं ये। अश्विन माह और भाद्रपद माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर होता है और साथ ही साथ दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति के आत्मबल को कमजोरी मिल जाती है। उसको, जैसे इन्होंने जो सवाल लिखा है, क्या लिखा है कि ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ऐसे कई लोग हैं जो इस तरीके के उधेड़-बुन में फंसे और उलझे हुए हैं। तो दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति जो है वो थोड़ी चिंता करता है और चीज़ों को ज़्यादा जो है वो बड़े रूप में देखना चाहता है या देख लेता है। छोटी छोटी समस्या हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी जो है वो उसको बहुत बड़ा समझ लेता है। शरद ऋतु में ये दक्षिणायन के कारण, जहाँ मैंने कई बार बात कही है कि जब व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में होता है तो बुध, गुरु, चंद्रमा और शुक्र, इनका प्रभाव बढ़ जाएगा और वस्तुतः ये आपके जीवन में बहुत ही प्रभावी होकर के परिणाम करने लगते हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव दक्षिणायन में कम और उत्तरायण में ज्यादा हो जाता है। ये मैंने जो बात कही वो बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र को लेकर के, इनका प्रभाव दक्षिणायन में जन्म होने से कम हो जाए, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जो एक सकारात्मक माहौल बनता है वो थोड़ा कम हो जाता है। पर बाकी अगर आप देखें तो दक्षिणायन में सूर्य, मंगल, राहु, शनि, इनका प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अब व्यक्ति जो है वो दक्षिणायन में होने से एक जो सकारात्मक भाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा और नेगेटिव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थितियां मिलती हैं। शरद ऋतु में जन्मे होने से थोड़ा आलस्य भी होता है व्यक्ति के पास और कम से कम वो जितना टारगेट करता है जिस चीज को पाने के लिए, वो कई बार उसके बराबर उतनी मेहनत नहीं कर पाता है। मतलब आपको ये बात चेक करने की आवश्यकता है कि आप जो चीज़ बनाए हैं, अपने लक्ष्य आपके जो हैं, उसको पाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है या कर रहे हैं, ये बात है। मंगलवार के जन्मे होने से तीव्रता है, अब पाने की इच्छा और पाने की ललक बहुत ज़्यादा बढ़ और विकसित हो जाती है। मंगलवार को जन्मे होने से व्यक्ति जो है वो जल्दबाजी में रहता है और चीज़ें जल्दी पाना चाहता है। वहीं एक तरफ जहाँ काम विलंब से होता है, किसी भी चीज़ का कोई भी जो सफल होना होता है वो थोड़ा लेट से होता है, और वस्तुतः आपको सबसे पहले अपनी उग्रता और अपनी व्यग्रता और बेवजह की चिंताओं से अपना दिमाग हटा करके कम से कम किसी मंदिर का दर्शन अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। उससे आप सकारात्मक थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग तो बनेंगे। और शूल योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में जन्मे होने से शूल योग तैतिलकरण। अब यहाँ पे एक बड़ी अद्भुत बात है कि शूल योग में जन्मे होने से व्यक्ति के पास एक ऐसे बात कह सकते हैं कि एक ऐसी बात होगी जो उसको हमेशा परेशान करेगी, जब चाहे किसी के द्वारा धोखा मिला हो, किसी के द्वारा मतलब जो आपको है वो परेशान किया गया हो, आप चीट किए गए हो, ऐसी स्थितियां बनती। इस वजह से ऐसी नौबत ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। मतलब आप कभी भी किसी पे भरोसा करने से पहले 10 बार विचार कर लीजिएगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शूल योग में जन्मे होने से व्यक्ति को घाव, फोड़ा, फुंसी या कई बार चमड़े से संबंधित बीमारियां होती हैं, या दूसरा उसके गले में एक फांस हो जाती है, मतलब विचारों का जो उसको दुख देता रहे, या जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे वो कभी उबरने में उसको बड़े वक्त लग जाते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं।
आप ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के हैं श्रीमान, और ये बहुत अच्छी बात होती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ब्राह्मण वर्ण और देवगण क्या मनुष्य गण के लोग अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, मनुष्यता उनकी बरकरार रहती है। और एक और भी अद्भुत बात यह है कि 16 कला से निपुण होते हैं, मतलब ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, प्रमाद, क्रोध, अहंकार, किसी दूसरे को देख करके जलने की स्थिति अगर नहीं है, फिर भी एक तो इंसान का ये गुण होता है जो वो लेकर के चलता है। और मैं समझता हूँ कि ये आपके अंदर सारी चीज़ें हैं जो एक मनुष्य के अंदर होती हैं, क्योंकि आप साधु तो हो नहीं और संत तो है नहीं कि आपकी मतलब इन सब चीज़ों से आप प्रकोपित नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को हम कम कर सकते हैं, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी को देख करके मोह में फंस जाना, कोई चीज़ प्राप्त न होने पे उसके जो है वो शोक में डूब जाना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हो सब सही रहा है, बस आप कर क्या रहे हो और कैसी स्थितियों को प्राप्त कर रहे हैं। वस्तुतः डोरी जब भगवान के हाथ में चली जाती है और खास करके ईश्वर की शरणागति व्यक्ति के दिमाग में हमेशा ही उसका निरंतर जो है वो चलता रहता है प्रक्रम उसके ध्यान का, तो चीज़ें कभी बिगड़ती नहीं है, वो कभी बिगड़ ही नहीं सकती, और वैसे भी बिगड़ती तो कुछ भी नहीं है। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से हटा करके लग्न कुंडली पे लेके आता हूँ। सबसे पहले चंद्रमा और बुध के केंद्र में होने से व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में जाता है, पर यहाँ बुध कन्या राशि में बैठे हैं, ये दशम स्थान को बलि बना देंगे। लग्न में मंगल का बैठना हो लग्न को बलि बना देगा। गुरु का यहाँ बैठना ये लग्न को बहुत अच्छी स्थिति में लेके जाकर के स्थापित करें। सूर्य का स्वग्रही होना ये बहुत अच्छी बात होगी। शुक्र का अष्टम में जाना व्यक्ति को धन धान्य से युक्त रखेगा, और कई बार व्यक्ति को मूत्र से संबंधित समस्या, मूत्र मार्ग होता है उससे संबंधित समस्या देता है, इन्फेक्शन वगैरह होता है। पर एक बात यहाँ पे ये भी है कि ये तो एक सामान्य भाव फल है उसका कि शुक्र अष्टम में बैठे हैं, जो कि सबके कुंडलियों पे लागू नहीं होता है। वो 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को छींकें लगातार आना, सर्दी, खांसी, जुकाम, माताजी को कष्ट, और कई बार ऐसी स्थिति में जहां व्यक्ति का हृदय क्षेत्र प्रभावित होता है, कई बार ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। वैसे आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब बिल्कुल भी नहीं है, वो युवावस्था के हैं, वो अपनी दशा में बहुत अच्छे परिणाम भी देंगे, और मैं समझता हूं कि उससे आपको डरने की कोई बात नहीं है। धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और बुध, जहां बुध जो होते हैं वो मारक होते हैं, सहायक मारक के रूप में जाने जाएंगे, और शनि इस कुंडली के लिए सामान्य फलदायी होते हैं, जो अपने मित्र की राशि में मित्रवत होकर के बैठे हैं, जहां पे शनि की तीसरी दृष्टि, ध्यान से समझिएगा, शनि की तीसरी दृष्टि यहां जा रही है, जो आयु देगी और संपन्न बनाएगी, ज्ञान से संपन्न बनाएगी, रिसर्च से। यहाँ पे शुक्र खाली ऐसे ही नहीं है, शुक्र जो बैठे हैं वो आपको ये बता रहे हैं, ग्रह का बैठना आपको इशारा ये कर रहा है, डीप थॉट में जाइए, सोचिए, विचारिए, कुछ नया खोजिए, समाज को जिससे लाभ हो वो दीजिए समाज को। और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ आपको ये कह रही है कि अपने आप को रोगी मत होने दीजिए, आलस्य मत करिए, और साथ ही साथ नॉलेज गेन के लिए आप जितना ज़्यादा हो सके यात्रा कर सकते हैं। आपके मेहनत जो भी करे जाएंगे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उसमें शनि का सहयोग बढ़ेगा। और वस्तुतः यहाँ पे शनि के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से शनि यहाँ पे द्वितीय भाव के अधिपति होकर के और पराक्रम भाव के अधिपति होकर के छठे में बैठ करके वस्तुतः ये और भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाते, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देखिए, शनि धनु लग्न की कुंडली में सामान्य परिणाम देने वाले होते हैं। अगर वो किसी पापक ग्रह के साथ बैठ जाते या किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो जाते तो इनका पापक फल या अशुभत्व और ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो सामान्यतया धनु लग्न की कुंडली के लिए पराक्रम भंग योग लगाएंगे, तृतीय भाव के अधिपति होकर के छठे में जाने के कारण, धन भाव के अधिपति होकर के छठे में जाने के कारण निर्धन योग लगाएंगे और व्यक्ति को दारिद्र पैदा करने की स्थिति पैदा करेंगे अपनी दशाओं में। क्लियर है? ये तो शनि को लेकर के बात थी। 10वीं दृष्टि इनकी यहां जा रही है, इस वजह से व्यक्ति पराक्रमी होगा, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों का संबंध जन्म कुंडली के तृतीय भाव से हो रहा है। यहाँ छोटे भाई बहनों का सुख कई बार व्यक्ति को थोड़ा देर से होते हैं, पर मिलता कम है, या फिर उनके ऊपर व्यक्ति जो है वो कई बार ध्यान नहीं दे पाता है, या कई बार अगर वो होते भी हैं तो उनका सुख थोड़ा कम सा मिलता है। ये बात बनती है। यहाँ बुध बहुत अच्छे बैठे हैं, जो माता से संपत्ति की प्राप्ति करवाते हैं, पैतृक धन मिलता है, माता का धन मिलता है। मामा मामी से संबंध उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते जितने होने चाहिए।
लेकिन बुध का संबंध यहाँ के लिए नीच की दृष्टि होने के बावजूद भी अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पहले से विराजमान है, जो अष्टम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं चतुर्थ स्थान में। थोड़े विलंब से ही सही, पर व्यक्ति भवन, भूमि, वाहन और चौपाया जानवरों का सुख, दूध का, दही का, घृत का, इन सब चीज़ों का सुख उसे मिलता रहता है। और वस्तुतः अगर ना भी मिले तो भी उससे उसका प्रेम जागृत होता है, मतलब वो कहीं ना कहीं। अब एक बात यहाँ पे ये भी है कि आपको सुख मिलना, सुख मिलने का मतलब क्या है? जैसे मैं जहाँ पे होता हूँ, जहाँ पे हूँ, मेरे यहाँ गाय नहीं है, पर हाँ निस्संदेह मैं गाय की सेवा जब कभी भी होती है तो मैं कर ही देता हूँ। जब कभी भी मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, मैं जब कभी भी जाता हूँ तो कर देता हूँ। तो तात्पर्य ये है कि आपको उसकी शांति तो मिल रही है, आपके उसके प्रति भाव अच्छे, होना नहीं होना और व्यवस्था न बन पाना एक अलग बात है, पर आप कम से कम उसके लिए प्रयास तो कर रहे हैं। एक अच्छा आपके दिमाग में उस चीज़ को लेकर के या उस विषय को लेकर के एक अच्छे वातावरण बने हैं। कहने का क्या मतलब है, मैं कुत्ता पालूंगा नहीं, लेकिन कुत्ते को मारूंगा भी नहीं। गाय को पाल भले नहीं रहा, अपने यहाँ पाल नहीं सकता क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है, पर हाँ गाय की सेवा और गाय का पूजन तो अवश्य कर सकता हूँ। जहाँ कहीं भी गाय दिख जाए तो उन्हें प्रणाम तो जरूर कर सकता हूँ। ये भाव है, वस्तुतः कोई आवश्यक नहीं। जैसे मैंने जो गाय वाला कार्यक्रम बनाया था कि गो सेवा से, गाय माता के बारे में, कि गो सेवा से जो है वो प्रत्येक ग्रह का करिए नवग्रह रंग कहा जाता है जब भगवान की कृपा हो तो वही बात है कि गाय की सेवा कर लेने से और गाय के प्रति एक अच्छा भाव विकसित कर लेने से ही हमारी जो है वो एक स्थिति अच्छी बनने लगती है और हमारा भाव बदलने लगता है। क्योंकि भाव पहले बने तभी तो आप उसमें उद्यम करेंगे। तो ये तात्पर्य यही है कि यहाँ पे चतुर्थ भाव आपका बहुत अच्छा बन रहा है, दशम भाव आपका बहुत अच्छा बन रहा है, भाग्य भाव बहुत बढ़िया बना हुआ है, सप्तम भाव भी ठीक बना हुआ है, लग्न भी ठीक बना है, क्योंकि लग्न में पंचमेश बैठे हैं। और मैं समझता हूं कि व्यक्ति के ऊपर केतु के मंगल के कारण, अब यहाँ पे जो एक होता ना किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति बनती है, जैसे लग्न में मंगल जहां उसको उग्र बनाएंगे और मंगल की 8वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 8वें भाव पे है जहां पहले से शुक्र विराजमान है। ध्यान से देखिए कुंडली में मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ, मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ बहुत अच्छी, मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ बहुत अच्छी और मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ नीच की पड़ रही है। इस वजह से व्यक्ति जब स्वप्न देखेगा आप खाली बैठ करके और बेवजह की चिंताओं में अपने आप को डालेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पहले से बैठे हैं और शुक्र का संबंध, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, इधर देखिए कहाँ देख रहे हैं, शुक्र का संबंध जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव से हो जाता है तो आपको ये बात विचार करने पे अपने दिमाग को ले जाना चाहिए कि आप अब आगे बढ़िए तो किस क्षेत्र में, कुछ ऐसा खोजिए, कुछ ऐसा ढूंढिए, कुछ ऐसा समाज को बताइए जिसकी आवश्यकता है और जिसको समाज की कमी है। मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो आज तक कोई नहीं बनाया है, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप कुछ ऐसी मशीन के बारे में समाज को अवगत करा सकते हैं जिसको आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि आप तो इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और दिल्ली से तो अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज ही होगी। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली ये कुंडली बहुत अच्छी सजी है, जहाँ भाग्य का बल है, जहाँ लग्न का बल है, जहाँ ज्ञान का बल है, जहाँ लग्नेश बली हैं। और आपकी कुंडली में तो बुध 10 डिग्री के बैठे हैं, जो वस्तुतः 15 डिग्री तक तो उच्च का फल देते हैं। आपकी कुंडली में वो बहुत अच्छे बैठे हैं, हस्त नक्षत्र के बैठे हैं, जिसका अधिपति चंद्रमा उसको देख रहा है, और चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, शुक्र का नक्षत्र। अब क्या चाहते हैं, शनि का नक्षत्र, आप क्या चाहते हैं? तो मैं ये बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अच्छी बन रही है। शनि की दृष्टि 8वें भाव पे तीसरी अच्छी होगी, ये आयु के मामले में 7वीं मैंने बताई शिक्षा को लेकर के, 10वीं यहाँ के लिए, सूर्य की दृष्टि यहाँ पे और शनि की दृष्टि यहाँ पे, राहु की दृष्टि यहाँ पे, गुरु की दृष्टि यहाँ पे। तीसरा भाव कई सारा दंश झेल रहा है और वस्तुतः तीसरा भाव कई चीज़ों से प्रभावित भी हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ही भाव पे, ध्यान से समझिएगा, एक ही भाव पे कई ग्रहों का प्रभाव हो जाता है तो भाव, अब वो मूवमेंट उसका जो है वो एक तरफ ना जाकर के कई तरफ जाने लगता है। इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा, मैं आपके कमज़ोरी को इनकाउंटर करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अपने फोकस को और भी बढ़ाइए और जितना ज़्यादा हो सके पहले पराक्रम को सही रास्ते पे लाने का प्रयास करिए, क्योंकि वो गड़बड़ाया हुआ है और वो चिंता में वही डाल रहा है। वस्तुतः चिंतित आप तब होते हैं जब आप अपना पूरा बल उस चीज में नहीं लगा पाते जिसमें लगाने की आवश्यकता उतनी होती है।
या फिर दो तरीके से चिंता बनती है कि मेरे द्वारा किए गए प्रयासों का मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति के ऊपर केतु के प्रभाव में यहाँ पे जो ये किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति पैदा हो रही है, ये केतु आपको मानसिक तौर पे बीमार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बुध आपकी कुंडली में अभी सप्तम भाव सहायक मारक होकर के, मंगल इससे केंद्र में, राहु इससे केंद्र में, तो एक शुभ ग्रह और एक पाप ग्रह दोनों बैठ गए। इस कारण से उसका सुख कमजोर हो रहा है। और गौर करिएगा तो आपकी कुंडली में भाग्य बहुत बढ़िया है, और मैं ये समझता हूं कि आपको अपने पूर्वजों को मनाने की आवश्यकता है। मतलब कहने का है कि हो सके तो सूर्य को अर्घ दीजिए, भगवान नारायण की उपासना करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, किसी देव प्रतिमा का प्रत्येक दिन दर्शन किया करिए, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप कर लीजिए। आपकी कुंडली के लिए सूर्य भाग्येश होते हैं। तो ये स्थिति मैं समझता हूं कि ये होनी चाहिए। बाकी नवांश कुंडली आपकी कुंडली में अगर देखें, सप्तम भाव पे राहु गुरु बैठे हैं, और यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है जिस चीज का सवाल आपने पूछा था चांडाल बांडाल, ऐसा नहीं है। राहु मिथुन राशि के बैठे हैं और वो आर्द्रा में बैठे हैं, गुरु भी आर्द्रा में बैठे हैं, अपने नक्षत्र के हैं, आपको परेशान नहीं करेंगे। बस उसका प्रतिबिंब ये दिख रहा है कि व्यक्ति झूठ ना बोले, व्यक्ति किसी का जेब ना काटे, कभी पाप कर्म ना करे, कभी पाप कृत्य और कलुषित विचारों से अपने आप को प्रभावित ना करे, और गलत संगति में ना जाए, गलत लोगों के साथ उसका उठना बैठना ना हो जाए, झूठ ना बोले, प्रताड़ित ना करे खुद को, डिप्रेस फील ना करे। ये चीजें हो सकती हैं। मतलब अगर ये चीजें हो रही हैं तब जाकर के, अब देखो एक बात बड़ी अद्भुत है, अगर आपकी कुंडली में राहु गुरु बैठे तो राहु गुरु के साथ बैठ करके चांडाल कैसे बनाएंगे? हाँ, वो प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि कई बार वो जहां बैठे हैं उस भाव से संबंधित, आप जरा गौर करिए तो वहां मिथुन राशि के बैठे हैं। मिथुन राशि को वो बहुत अच्छी राशि नहीं मानते, वो शत्रु का भाव है। वो वस्तुतः वहां पे 7 नंबर लिखा होता है और यहाँ पे 3 नंबर में वो बैठे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों ही राशियां उस भाव के लिए, गुरु के लिए विशेषतया अच्छी नहीं होती, और वस्तुतः वो वहां पे राहु के संपर्क में हैं, और देव गुरु बृहस्पति वहां पे यही बिलबिला करके कहते हैं, हे परमात्मा, मेरी स्थिति कभी भी राहु केतु और शुक्र के साथ मत बनाना। बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में उस गुरु को, जो कि लग्नेश हैं, पंचम भाव के अधिपति मंगल ने देखा है। ये श्रेष्ठ बात हो रही है। यहाँ पे व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी बनेगी, व्यक्ति का कम्युनिकेटिव स्किल बहुत अच्छा रहेगा, वो बेटर कर सकता है और जितना ज्यादा हो सके आगे बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे तुला की जा रही है। तो लाभ भाव पे राहु भी देख रहे हैं और गुरु भी देख रहे हैं, ये संग संग चलेंगे। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज काफी है, पर आप होना मत। और ये चीज तब आपको बढ़िया लाभ करेगी जब आपकी कुंडली में आपका भाग्य बल रहेगा। वो भाग्य बल कैसे होगा? आपको सुबह जग जाना चाहिए, अनियमित नहीं रहना चाहिए, मांसाहार छोड़ देना चाहिए, भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें आपके जीवन में लाभदायक स्थितियों को प्राप्त कर सकती हैं। और धीरे धीरे ये सारी चीजें जैसे जैसे आप करेंगे, वैसे वैसे जो ये निगेटिव भाव आपके बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के बन रहे हों, वो ठीक हो जाएंगे। समझ में आ रही होंगी चीजें? ये इतनी सी बात है। सूर्य जो है वो पूर्व फाल्गुनी के बैठे हैं, शुक्र अष्टम में, इस वजह से पौरुषत्व का क्षय ना करिए। और मैं समझता हूं कि व्यक्ति निगेटिव तभी होता है जब वो अपने ऊर्जा का सही दिशा में नियमन नहीं करता है और संरक्षण उसका नहीं करता है। आपकी कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं, जितना ज्यादा हो सके अपने धर्म के बल को बढ़ाने का प्रयास करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों की संगति करिए। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में व्यवसाय से पहले नौकरी का प्रयास करना होगा, क्योंकि सूर्य का बल अच्छा है, शनि का बल अच्छा है, मंगल का बल अच्छा है और गुरु का बल अच्छा है। तो पहले आपको सरकारी क्षेत्रों से, और वस्तुतः एक बात और बता दूं तो दशम भाव के अधिपति बुध और धन भाव के अधिपति शनि और जन्म कुंडली में ये दोनों नवम पंचम में बैठे हैं। सूर्य सरकार, शनि मित्र की राशि में, गुरु लग्न को देख रहे हैं, लग्न में पंचमेश। ये सारी स्थितियां अच्छी बन रही हैं। बाद में अगर मन करेगा, अगर चीजें सफल ना हो पाए तो तब जाकर के आप नौकरी के बाद व्यवसाय का दिमाग रखिएगा, व्यवसाय के बारे में सोचिएगा। आपके पास पहले, मुझे लगता है कि आपको कम से कम 2027 तक आपकी कुंडली में, 27 के बाद 28 के 9वें महीने तक नौकरी का योग है। अभी तो 2001 के हैं, अभी तो अवस्था बहुत अच्छी है। और इस क्षेत्र में नौकरी करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो बात की वो सरकारी, आप किसी भी तरीके से, राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि बनती है
उस क्षेत्र से संबंधित आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने का प्रयास पहले करिएगा। अगर ये चीज़ सफल नहीं हो पाती है तो आप पढ़ाना भी आपको बहुत अच्छा आता है, आप पढ़ा अच्छा सकते हो और कोई भी काम जो आपका होगा आप वो भी कर सकते हैं। वाणी से संबंधित बोल करके कोई भी काम, ज्ञान दे करके कोई भी काम, दम लगा करके कोई भी काम, मैकेनिक्स से संबंधित कोई भी काम, मशीनों से के पास रह करके कोई भी काम आप कर सकते हैं। ये स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं। नवांश कुंडली में बुध यहीं बैठे हैं वर्गोत्तम, और दशमांश कुंडली शनि और मंगल का यहाँ बैठा होना, आप काम को लेकर के बिल्कुल ही सजग और कार्य क्षेत्र को लेकर के कभी भी न डरने वाला और उसके प्रति हमेशा ही एक बेहतर भाव, और व्यक्ति अपने कर्म के बदौलत, अपने पराक्रम और अपने ढिठाई के बदौलत, जो बोलते हैं ना एकदम कि मजबूत होकर के, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और नौकर चाकर, इन सब चीजों का सुख भोगता है। और वस्तुतः धन भाव के अधिपति ऋण में गए हैं, देना नहीं है। मंगल लग्न में बैठे हैं, राहु केतु के संपर्क में है, क्रोध ज्यादा नहीं करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि ये चीजें धीरे धीरे स्वतः ही शांत हो जाती हैं वक्त आने पे। लाभ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, पहले हो सकता है कि आरंभ में कम पैसों पे नौकरी करनी पड़े, पर आपको कर लेना चाहिए। सूर्य की दशा में भाग्योदय हो जाए, मंगल की दशा में व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, शिक्षा बढ़ता है, लाभ बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है। शनि, राहु, केतु आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे, कभी भी बुरे होने के बावजूद भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि शनि किसी भी पाप ग्रह से प्रभावित नहीं है। और मैं समझता हूं कि उसके ठीक आगे गुरु अगर बैठे हों, राहु भी अगर मूल त्रिकोणस्थ या मूल त्रिकोण या फिर अच्छे भाव में बैठे हों, पापग्रह होकर के भी अगर शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों, अपने नक्षत्र में बैठे हों, तो वहां पे भी वो राहु गुरुवत होकर के अच्छे ही परिणाम देने के लिए उत्सुक होंगे, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सकारात्मक भाव ही पैदा होगा। आपको शुक्र के अष्टम में जाने से नहीं डरना चाहिए, राहु का गुरु के साथ बैठने से नहीं डरना चाहिए। डर अगर है तो मंगल और केतु का एक साथ बैठना, राहु और गुरु का एक साथ बैठना, मैं समझता हूं कि आपको जिन जिन चीजों को मैंने बताया है, खाली उन चीजों पे आपको काम कर लेना चाहिए, बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात और बता देता हूं, ये कुंडली अच्छी बनी है, चाहे वो दशमांश कुंडली के मामले में हो, चाहे वो लग्न कुंडली के मामले में हो, चाहे वो नवांश कुंडली के मामले में हो। आपकी कुंडली में लग्न में शनि बैठे हैं, नवांश कुंडली में पुष्य नक्षत्र के, बहुत अच्छा होता है। बुध दशम स्थान में अश्विनी नक्षत्र के, यह श्रेष्ठ स्थिति है। शुक्र अष्टम स्थान में, पत्नी जो है वो थोड़ी सांवली हो सकती हैं, पर होंगी अच्छी होती हैं, स्वभाव उनका अच्छा होगा, वो थोड़ी बीमार रह सकती हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं जो देखूं तो वो पराक्रमी होंगी और प्रेम थोड़ी कम कर सकती हैं आपसे, ऐसा संभव है। और हो सकता है कि आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर वो भाग्यशाली होंगी, आपके लिए भाग्य का बल उनका आपको मिलेगा, मतलब जैसे उनके जुड़ने के बाद आपके भाग्य का बल बढ़े, ये स्थिति बनती है। गुरु की दशा में और सूर्य की दशा में आपको भूमि, भवन, वाहन, सुख, कोई जमीन जायदाद, चल अचल संपत्ति अगर खड़ी करनी हो आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में बुध की दशा में कर्म क्षेत्र आगे बढ़ता है, रोजगार मिलता है, नौकरी मिल जाती है, इसी क्षेत्र में इसी दशा काल में आपको वो सारी चीजें प्राप्त होते हैं, मैं देख रहा हूं। मंगल अच्छे बैठे हैं, शिक्षा के लिए किया गया सारा प्रयास सफल होता है, वो असफल नहीं होता। गुरु और मंगल का शिक्षक योग बनना और जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति से चंद्रमा का तृतीय एकादशवें में जाना, ये थोड़ा कमजोर कर रहा है, लेकिन वस्तुतः चंद्रमा यहाँ ठीक बैठे हैं और शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पे जा रही है, इस वजह से वो कम से कम आपको पराक्रम तो करवा ही देंगे। क्लियर है? मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा, यहाँ पे शनि का बैठना थोड़ा कमजोर, यहाँ भी शनि का दशम स्थान में बैठना, मानसिक शांति थोड़ी कम होती है कर्म क्षेत्र को लेकर के कि मैं और भी ज्यादा अच्छा कर सकता था, तो कम से कम ये प्रयास करिएगा कि ये चूक ना हो कि मैं और ज्यादा कर सकता था। अभी इस वजह से ही ऊर्जा लगाने की आवश्यकता है, और अभी जितना ज्यादा हो सके दम लगाइए। आपकी कुंडली में षडबल में कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है, ये पक्की बात है, और जब कोई भी ग्रह कमजोर ना हो तो निस्संदेह आगे बढ़ जाना चाहिए। और आपके पास ग्रहों का बल है, अब विचार कर लीजिए कि आपने अपना बल कितना लगाया है, क्योंकि ग्रह आपको देने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली के हिसाब से, अगर धन कमाना होगा कभी वायव्य कोण में चले जाइएगा, मतलब पश्चिम और उत्तर, इस दिशा की तरफ आपको जाना चाहिए। उसके बाद आपकी कुंडली के हिसाब से वस्तुतः ऐसी स्थिति में 5 तारीख आपके लिए अच्छी होगी और 7 तारीख, 7 और 5 ये आपके लिए अच्छे होंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से जो धनु राशि होती है, धनु राशि अगर लग्न में बन जाए तो वस्तुतः ये बड़ा ही बेहतर लग्न होता है। लग्न आपका 12 डिग्री का है, ये बढ़िया बना है, मूल नक्षत्र के तीनों ग्रह बैठे हैं, केतु, मंगल और लग्न। तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन में मत रहिएगा। हो सकता है आरंभ थोड़ा देर से होता है, पर इसका जो अंत होता है वो बड़ा ही सुदृढ़ और मजबूत होता है। आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति दशमांश कुंडली में उच्च के हुए हैं, इसका मतलब समझते हैं
ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। पीछे चंद्रमा का बैठा होना इसका संपूर्ण फल देता है, आगे सूर्य का बैठा होना इसको धन में बदलता है। क्लियर है? भाग्य भाव के अधिपति का यहां बैठा होना, दशम स्थान में उच्च का ग्रह होना और यहाँ पे बुध का बैठा होना, शनि की दृष्टि, ये पत्नी को भी कई बार कंप्यूटर क्षेत्र से काम करने वाली या कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़ करके काम करने वाली बना देती हैं। या कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपने पति को प्रेम तो करता है पर कई बार वो उन्हें थोड़ा कम करे, या फिर आपको इसमें थोड़ा बैलेंस बनाना होगा। वस्तुतः आपकी कुंडली में दाम्पत्य कभी भी कमजोर नहीं है, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में 12वें पे है। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में थोड़ा कमजोर जरूर होगा, पर मैं समझता हूं कि फिर भी वो ठीक है, वो उसमें विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। संतान वगैरह का कष्ट आपको नहीं होगा। हाँ, विलंब संभव है, इस वजह से कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। आपकी कुंडली में आपने रत्न के बारे में पूछा था, बुध की दशा चल रही है, आगे 2036 में एक लाजवर्त बनना होगा और अभी के हिसाब से मैं समझता हूं कि सूर्य का रत्न माणिक्य बहुत अच्छा लाभ करेगा। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? पूजन करके सोमरस का पान किया, मतलब जो भी आपके पास है उसको भगवान का आशीर्वाद मान करके उसे ग्रहण किया और निरंतर उसका स्मरण करके उसके द्वारा जो दी गई वस्तुएं हैं, चाहे प्रकृति में आप एक सेब का फल ही मान लो, और यज्ञ करके, पूजन करके, विधि विधान से जब भी आप कोई कर्म करते हैं धर्म के अनुरूप जो धर्म में बताए गए हैं वस्तुतः, तो निसंदेह वो स्थिति जब प्रत्येक दिन प्रगाढ़ता को प्राप्त करती है तो वो बिल्कुल ही अमृत के समान गाढ़ा हो जाता है। आपका कर्म जो है वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। और गौर करिए तो यही बात देवासुर संग्राम में भी हुई थी। क्या हुई थी? जब समुद्र मंथन किया गया था तो विष निकला था ना, तो क्या बात आती है? ऊपर ऊपर का पतला और नीचे नीचे का गाढ़ा। मतलब क्या है कि आपके भक्ति के जो फल प्राप्त होते हैं वो बड़े ही गाढ़े होते हैं। नारियल में जो मलाई होती है ना, वैसे उससे भी दिव्य, मतलब अमृत की तो बात ही कोई तुलना ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आपके कर्म नित्य प्रतिदिन किए जाते हैं, अगर उसमें अकाट्यता रही, मजबूती रही, उसमें आपका भाव अच्छा रहा और किसी भी प्रकार से उसमें बंधन न रहा, फल प्राप्त करने का कोई मोह न रहा, तो निस्संदेह आप परम तत्व को या भगवान भगवत भक्ति को प्राप्त होने के बाद आप उसको पा लेते हैं, जहां वस्तुतः ईश्वर ही निवास करता है, जहां ईश्वर का वो द्वार खुल जाता है। कहने का मतलब ये है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।